Hello, learners, welcome back. So, today we are going to start chapter 2 of Political Science Contemporary Centers of Powers. So, without any further ado, let's get into the video. So, we have already learned that there were two powerful countries. One was USA, known as America, and second one was USSR or Soviet Union. And at last, we came to know that USSR was disintegrated and the only superpower left was USA. Let me give you an overview that what we are literally going to study in this chapter. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यूएसए वॉज द होल सोल अथॉरिटी और अ पावरफुल कंट्री बट अब धीरे धीरे 2010 आते आते तक अमेरिका कैसे अपनी अथॉरिटी अपनी पावर को लूज़ करेगी एंड देयर विल बी मैनी मोर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स लाइक इन यूरोप देयर विल बी यूरोपियन यूनियन whereas in Asia ASEAN countries emerge होंगी. ASEAN stands for Association of South East Asian Nations. If we see, these two associations were formed to counter America. ऐसा नहीं है कि इन दोनों एसोसिएशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ऑब्वियस है इनके भी कुछ प्रॉस और कॉन्स थे, बट इनका जो मेन फोकस था वो ये था हम कैसे सबको साथ लेके चलेंगे, कैसे सबका कॉपरेशन लेंगे और कैसे हम अमेरिका जो एक पावरफुल कंट्री है उसको काउंटर करेंगे. सो दे वर वर्किंग ऑन दिस. We will also see the influence of China on these association as well as on the other countries. So our first topic is European Union. आखिर ये European Union बना कैसे, क्या reasons थे इसके, how it formed. As we know, Europe was also a participating member in World War II. 1945 जब वर्ल्ड वॉर टू एंड होती है, एट दैट टाइम जो मेजर लीडर्स थे ऑफ यूरोप उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, आखिर इस वर्ल्ड वॉर टू से हमें मिला क्या. हमारे लोग भी मारे गए, हमारी इकोनॉमी भी पूरी शैटर हो गई, हमारी पूरी कंट्री आखिरकार रियून हो चुकी है. अब हम क्या करेंगे, अब यूरोप का फ्यूचर क्या है. दे वर सो मच टेंस्ड अबाउट इट. उनका ये मानना था या तो हमारी जो पुरानी राइवलरी हैं लाइक जर्मनी जो है वो लड़ रही है ब्रिटेन से, कोई दूसरी कंट्री है उसकी कोई दूसरी राइवलरी कंट्री है, सो दे वर फाइटिंग विद ईच अदर. तो क्या अब हम ये राइवलरी लाइफ टाइम लेके चलने वाले हैं या फिर एक नया फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है, या हमें कोई ऐसा एसोसिएशन या ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत है जो हमारी ये राइवलरी ख़त्म करे और हमें एक नया स्टार्ट दे ताकि हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको दोबारा से रीबिल्ड करें और अच्छे से चलें. टाइम आता है 1945 का. 1945 में फाइनली जो यूरोपियन पीपल्स थे दे एक्सेप्टेड कि ये वर्ल्ड वॉर टू ने हमारी पूरी कंट्री को रियून कर दिया है, हम एकदम डिवास्टेटिंग फेज़ में हैं और हमें अब रिक्वायरमेंट है अपने आप को रीन्यू करने की या रीबिल्ड करने की. एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, अमेरिका गॉट इट्स न्यू प्रेसिडेंट. अमेरिका में एक नए प्रेसिडेंट आते हैं जिनका नाम है हैरी ट्रूमैन. हैरी ट्रूमैन जब यूरोप की कंडीशन देखते हैं कि इतनी ज़्यादा ये कंट्री इकोनॉमिकली अनस्टेबल हो गई है, तो वो अपने सेक्रेटरी जॉर्ज मार्शल से कहते हैं कि जॉर्ज मार्शल क्यों ना हमें यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद करनी चाहिए, यूरोप की कंडीशन थोड़ी बेहतर करनी चाहिए. जॉर्ज मार्शल बोलते हैं बिल्कुल क्यों नहीं, वाई शुड. तो इसके लिए उन्होंने एक प्लान तैयार किया एंड दैट प्लान वॉज नोन एज मार्शल प्लान. अंडर दिस प्लान यूएसए started giving financial aid to European countries. वो उनको फाइनेंशियली हेल्प करने लगा ताकि वो थोड़े से स्टेबल कंडीशन में आ जाएं. इसके ही चलते जो ट्रूमैन है उन्होंने इस्टेब्लिश किया नाटो. नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो नाटो बना था ये बेसिकली इसलिए बनाया गया क्योंकि ट्रूमैन चाहते थे ऐसी जो कंट्रीज़ हैं जो पसंद करती हैं अमेरिका को, वो अमेरिका के साथ आके मिल जाएं ताकि हम एक अच्छा मिलिट्री अलायंस बना पाएँ. और इसी मिलिट्री अलायंस को उन्होंने नाम दिया नाटो एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1949. और ये जो भी प्लान आया इसको हम बोलते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्रीन. अंडर मार्शल प्लान जो उन्होंने फाइनेंशियल एड देने की बात की थी, आखिर हम पैसा किसी को तो उठा के दे नहीं देंगे, उसके लिए हमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसे हम पैसा प्रोवाइड करेंगे और वो हेल्प करेगी जितनी भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं. तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है दैट इज़ नोन एज OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. और ये फॉर्म होता है 1948 में. द मेन फंक्शन ऑफ OEEC वॉज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू दीज कंट्रीज़ ताकि वो अपना ट्रेड अच्छा करें और अपनी जो इकोनॉमिकली इंस्टेबिलिटी है उसको थोड़ा स्टेबल करें, कंपनीज सेटअप करें, बाहर की कंट्रीज से ट्रेड करें और अपने आप को ग्रो करें. बट ये तो बात हो गई इकोनॉमी की.
इन कंट्रीज़ में कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से डील करने के लिए दे फॉर्म्ड काउंसिल ऑफ यूरोप इन 1949। ये बेसिकली इसलिए बनाया गया ताकि हम अपने रिलेशन को अच्छा कर सकें, लोगों से कॉर्पोरेशन ले सकें और अपने आप को और ग्रो करा सकें। नाउ दीज यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। अब उनके पास जो पहले वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजीज पे काम करते थे, अब उनका शिफ्ट होने लगता है यूएसए की आइडियोलॉजी की तरफ। अब वो कैपिटलिज्म पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और टाइम आता है 1957 का। 1957 में दे फॉर्म्ड अ न्यू एसोसिएशन नोन एज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। एज द सोवियत ब्लॉक वॉज डिसइंटीग्रेटेड, यूरोपियन कंट्रीज़ को ग्रो करने के लिए अमेरिका फुल फ्लेजेड सपोर्ट करने लगता है और ये एकदम फास्ट ट्रैक पे काम चलता है। दे वांटेड कि यूरोप के पास एक पार्लियामेंट हो जहाँ पे हम बैठ के उनके पॉलिटिकल, उनके इकोनॉमिकल, उनके जितने भी कॉपरेशन इश्यूज़ हैं उन सबको रिजॉल्व करें और उसको ग्रो कराने लगें। और इसी के लिए जब हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का 1991 में, उसके जस्ट एक साल बाद ही 1992 में फॉर्मेशन हो जाता है यूरोपियन यूनियन का। दैट थिंग कम्स टू आवर माइंड, आखिर ये यूरोपियन यूनियन बना क्यों, रीज़न क्या था इसके बनने का? सो देयर वाज सेवरल रीजंस। कुछ रीजंस ये थे कि इनको अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी थी, इस वजह से इनको अपने फॉरेन अफेयर्स अच्छे करने थे, अपने जो छोटी मोटी सिटीज़ कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अच्छा कॉपरेशन करना था। उनका ये मानना था कि हम जो है इकोनॉमिकली ग्रो करें और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऑल ओवर यूरोप में सिर्फ एक सिंगल करेंसी ही प्रिवेल करे। As we see, European Union was established to maintain the economic stability, but with the passage of time, इनका फोकस शिफ्ट होने लगता है उनकी पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ। नाउ दे वांटेड कि वो पॉलिटिकली भी इंटरफेयर करे चीज़ों को लेकर के, उनके बीच में कॉपरेशन बिल्ड करे और उन्हें ग्रो कराए। दे वांटेड कि जितनी भी कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं यूरोपियन यूनियन में, वो उनको गवर्न करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करें, बट अल्टीमेटली वो इस चीज़ में फेल हो जाते हैं। लेकिन उनके पास उनका खुद का एंथम था, उनके पास उनका खुद का फ्लैग था, जैसे कि अदर कंट्रीज़ में आज भी है। यूरोपियन यूनियन ड्रीम ऑफ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड इन 2003। इसके बावजूद भी यूरोपियन यूनियन हार नहीं मानता है और वो प्रॉपर काउंटर करता है अमेरिका को। यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है एंड इट ट्राइज टू मर्ज द न्यू इमर्जिंग कंट्रीज़ जो हाल फिलहाल अभी सोवियत ब्लॉक से अलग हुई हैं, क्योंकि ये चाहता था ये कैसे ना कैसे करके अपने आप को एक्सपेंड करे और ऑन अ लार्ज स्केल अपने आप को प्रेजेंट करे। द टास्क ऑफ इंक्लूडिंग द न्यू कंट्रीज़ इनटू यूरोपियन यूनियन वाज लिटरली नॉट ईजी, क्योंकि भाई अगर आप यूरोपियन यूनियन में मिल रहे हो तो आपको अपनी आइडेंटिटी लूज़ करनी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन आपके बिहाफ पे सारे डिसीजंस लेगा, आपके फॉरेन से लगाए आपकी पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरफेयर करेगा। इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने रिजर्वेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी सेट था कि उन्हें कौन सी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन में मर्ज करनी है, और फॉर दैट दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ EU इन्फ्लुएंस। EU ने कैसे अपना इन्फ्लुएंस बना के रखा है? EU की जो GDP है दैट इज़ लार्जेस्ट एंड इट शेयर्स अ सिग्निफिकेंट इनटू द वर्ल्ड ट्रेड। EU की जो करेंसी है यूरो, दैट हैज़ अ डोमिनेंस ओवर द US डॉलर्स। अगर हम देखें तो इसके जो रिलेशंस हैं इसकी नेबरिंग कंट्रीज से लाइक एशिया एंड अफ्रीका, उसको ये बहुत इन्फ्लुएंस करती है बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री। इफ़ वी सी इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। EU की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है दैट इज़ फ्रांस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ UNSC. If we talk about the military, so it has second largest combined forces after USA, और ये सबसे ज़्यादा स्पेंड भी करती है अपने डिफेंस में आफ्टर द USA. इफ़ वी सी, फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा आर्सेनल्स हैं लाइक 335 न्यूक्लियर वॉर हैड। तो हम अगर देखें तो आफ्टर USA अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारे सामने दैट इज़ EU. नाउ देयर इज़ अ टर्म सुप्रा नेशनलिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि EU के पास इतना राइट है कि उसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एरियाज़ को वो इंटरवेन कर सकती है, बट कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जिनके पास खुद का फॉरेन रिलेशन भी है और डिफेंस पॉलिसीज़ भी है, तो वो कहीं ना कहीं डिफ़र कर जाती हैं EU से। Our next topic is ASEAN. The full form is Association of Southeast Asian Nations. So what was it? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी उन्होंने भी सेम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस से सफ़र किया था। लाइक उनके यहाँ कभी जापान बहुत ज़्यादा हावी हो जाता था तो कभी ब्रिटेन बहुत ज़्यादा हावी हो जाता था। उनके पास भी सेम ऑप्शंस थे, या तो फिर USA में मिल जाओ जाके, या तो फिर USSR में मिल जाओ, बट वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे। तभी उस टाइम पे एक नए ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होती है दैट इज़ ASEAN, जो कि फॉर्म हुआ था 1967 में।
When it was started, it have only 5 countries. और कौन कौन सी 5 कंट्रीज थी? दैट वाज इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. और इसकी जो फाउंडर कंट्री थी दैट वाज इंडोनेशिया. और थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, वहीं पे ये पांचों कंट्री मिलके बैठती हैं, बात करती हैं, और वहीं पे एक बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन होता है जिसमें आसियान का फॉर्मेशन होता है. व्हेन इनिशियली आसियान वाज फॉर्म्ड, इट कंप्राइजेज ऑफ 5 कंट्रीज, बट लेटर ऑन द नंबर बिकम्स टू 10, क्योंकि इसमें 5 नई कंट्री ऐड होती हैं, दरुसलम, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार एंड कंबोडिया, जो इसके नंबर को बढ़ा के कर देती हैं 10. अब हम पढ़ेंगे व्हाट वाज द मेन मोटो ऑफ आसियान. द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान वाज कि हम लोगों का कॉपरेशन गेन करेंगे. हम जो भी हमारे में कंट्रीज़ हैं, अगर वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है तो उनकी स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे. हम ईयू की तरह उनके कामों में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, बल्कि एज अ फ्रेंड उन्हें ट्रीट करेंगे. और इसको इन्होंने बोला आसियान वे. मीन्स दे विल बी इनफॉर्मल विद ईच अदर, कोई नॉन कन्फ्रेटेनिस्ट नहीं होगा, और कोऑपरेटिव होंगे नेचर में. मतलब आपको जो करना है आप करिए. अगर आप मुझसे हेल्प नहीं भी मांग रहे हैं और मुझे लग रहा है आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा. इन 2003 आसियान ने इस्टेब्लिश किया आसियान कम्युनिटी, जिसके 3 मेन पिलर हैं. क्या हैं ये 3 मेन पिलर? आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी. अब ये तीनों कम्युनिटी का काम क्या है? सिक्योरिटी का काम ये होगा कि जितनी भी कंट्रीज़ आसियान में इंक्लूडेड है, उनके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी की है. उनके इकोनॉमिक ग्रोथ, उनकी स्टेबिलिटी का काम किसका है? आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी. और जो भी उनके में कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उनके डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं, तो उसको रिजॉल्व करने का काम किसका है? आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी. धीरे धीरे 2003 के एंड तक अगर हम देखें तो आसियान ने बहुत सारे ऐसे अग्रीमेंट साइन किए थे जिसमें उसने प्रॉमिस किया कि हमारा सिर्फ और सिर्फ काम है पीस के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ आगे बढ़ना, सबका कॉर्पोरेशन लेना, किसी के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना, और सबकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना कि आपका जो भी मन है आप करिए और हम आपको हेल्प करेंगे. बस उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस करना है. इन 1994 आसियान ने क्या बनाया? आसियान रीजनल फोरम, जिसको हम बोलते हैं ARF. ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया ताकि जो भी सिक्योरिटी है और जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसमें हम एक कोऑर्डिनेशन बिठा सकें, क्योंकि आसियान में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो कोई ऐसा डिस्प्यूट ना हो, या फिर बेसिकली ये फोकस नहीं करते थे कि कोई भी लड़ाई झगड़ा आर्म रिबेलियन में बदल जाए. इसीलिए वो चाहते थे कि आइए बैठिए, हम बात करते हैं और हम सारी चीज़ों को बैठ के ही निपटाएंगे. जो मेन फोकस था अगर आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का, वो ये था कि हम सबको एक कॉमन मार्केट दें, सब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका बेस आसियान स्टेट के अंदर ही हो, एक दूसरे को हम क्या करें, अपने सामान भेजें. लाइक अगर हम देखें तो कई बार वियतनाम से जो सामान है वो कंबोडिया जाता है, कंबोडिया से सामान वियतनाम आता है, तो ये जो सामान आ रहा है जा रहा है, इसका जो टैक्स होगा वो कम से कम होगा, क्योंकि ये विद इन द कंट्रीज़ ही हो रहा है. ठीक है. उसके बाद इन्होंने सेटअप किया आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, जिसमें ये जो भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े थे उनको कम करने लगे, और फोकस किस पे किया? फ्री ट्रेड एरिया FTA पे. मतलब अगर विद इन द कंट्री अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट लगे, आपका टैक्स कम हो, लेबर और सर्विसेज आपको बेहतर मिल सकें, और लेबर और सर्विसेज जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही हैं उनको फ़ायदा हो सके. ठीक है. तो आसियान अगर देखें 2020 तक बहुत ज़्यादा एक अच्छा कह सकते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमारे सामने आता है और बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है. US भी चाहती है कि कहीं ना कहीं मैं आसियान में मिल जाऊं, ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प हो और मैं भी क्या करूंगा, और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा. अगर हम देखें तो आसियान EU और US के मुकाबले बहुत ही छोटा था, बट जो उसका विजन था वो बहुत क्लियर था, एंड इट वॉज ग्रोइंग सो फास्ट. आसियान वॉज ग्रोइंग रैपिडली, और उसका विजन बहुत ही क्लियर था कि 2020 तक आते आते हम क्या करेंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ को अपने अंदर इंक्लूड करेंगे और पीस और कॉर्पोरेशन की बात करेंगे. उनका ये मानना था आपका कोई भी इशू हो, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, आप आइए आमने सामने बैठिए और उसे बात करके रिजॉल्व करिए. अपने रेलेवेंस को दिखाने के लिए आसियान ने कंबोडिया का जो कन्फ्लिक्ट था विद ईस्ट टाइमर के साथ उसको रिजॉल्व कराया, जिसने एक एग्जाम्पल सेट किया कि येस आसियान का जो विजन है वो बहुत ही क्लियर है. लाइक इंडोनेशिया का भी एक ऐसा ही इशू था विद ईस्ट टाइमर कंट्रीज़, जिसको फिर आसियान ने रिजॉल्व कराया. सो आसियान वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब. अगर देखें तो इंडिया जो है पहले फोकस्ड नहीं थी इतनी आसियान कंट्रीज़ की तरफ, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी चीज़ों से डील कर रही थी, बट धीरे धीरे करते करते उसका फोकस जाता है किधर, ईस्ट की कंट्रीज़ की तरफ. और उसने 3 मेजर अग्रीमेंट साइन किए विद 3 ऑफ द कंट्रीज़, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड. और जो हमारी इंडिया है वो फोकस करती है लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब अब भाई ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ देखो और उनके साथ रिलेशंस बनाने की बात करो.
2010 में हमने एक पॉलिसी और साइन की थी, आसियान इंडिया FTA, मतलब फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट। मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, द राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। आखिर ये चाइना स्टोरी में कैसे आया? तो अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन एशिया। अगर देखें हम तो 2040 तक माना जाता है जो चाइना है वो US को ओवरटेक कर देगा कहीं ना कहीं। और इंडिया की कंडीशन आप देख लो, वो 30 इयर्स बैक चल रही है चाइना से। बट दोनों कंट्रीज सेम टाइम पे इंडिपेंडेंट हुई थी, फिर भी हम पीछे रह गए और चाइना आगे निकल गई। तो इसके आगे निकलने का आखिर कारण क्या था? सो देयर वर सेवरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड इट। लाइक चाइना की जो लोकेशन है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमें चीप लेबर मिल जाती है। लैंड ज़्यादा है तो हम वहाँ पे कुछ भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लाइक इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं। और उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, लाइक उनके पास पानी भी अच्छा है, उनके पास डेजर्ट एरिया भी अच्छा है। तो जो चीज़ें जितनी रिक्वायर्ड हैं वो सब चाइना के पास ऑलरेडी है। सो दिस स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम 1911। होता क्या है, चाइना पे पहले बहुत से लोगों का कंट्रोल था, लाइक जापान कंट्रोल करती थी, कभी ब्रिटेन कंट्रोल करती थी, कभी मंगोलियंस कंट्रोल करते थे। और चाइना में ऐसे लोग थे जो डेमोक्रेसी को पसंद करते थे। वो चाहते थे कि चाइना में क्या आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए। तभी वहाँ पे एक लीडर आते हैं मायो नाम के। और ये जो मायो लीडर्स थे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे? लेनिन से। लेनिन कौन थे? सोवियत यूनियन के एक लीडर थे जो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे। सो मायो बहुत इन्फ्लुएंस थे लेनिन से और वो चाहते थे चाइना में भी एक ऐसी ही पार्टी बनाना, और उन्होंने फ़िलहाल बना ही ली चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। अब जब उन्होंने चाइना कम्युनिस्ट पार्टी बनाई तो वहाँ के जितने भी डेमोक्रेटिक पीपल थे उन्हें लगा अब यहाँ हमारा कोई काम रह नहीं गया है। सो दे शिफ्टेड देमसेल्फ टू ताइवान। वो ताइवान जाके रहने लगे और उन्होंने बोला हम ही असली चाइनीज़ हैं और हम ही को डेमोक्रेसी चाहिए, जो मायो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। सो इफ़ वी सी, मायो ने चाइना में सेटअप कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी और पूरी इकोनॉमी को बेस कर दिया किस पे? सोवियत मॉडल पे, क्योंकि वो इंस्पायर थे USSR के लीडर्स थे। जैसे कि USSR में होता था कि सारी चीज़ें बिलोंग करती थी गवर्नमेंट को और लोग काम करते थे किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। मतलब फैक्ट्रीज़ होंगी किसकी? गवर्नमेंट की, और लोग काम करेंगे गवर्नमेंट के लिए। लैंड होगी गवर्नमेंट की और लोग काम करेंगे किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। सिमिलरली ये चीज़ चाइना में बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई। पीपल स्टार्टेड वर्किंग। बट एक चीज़ अच्छी थी वहाँ पे, जैसे कि USSR में हर चीज़ फ्री होती थी, यहाँ पे भी सारी चीज़ें फ्री थी। लाइक फ्री एजुकेशन थी, फ्री हेल्थ केयर मिल रही थी लोगों को, जॉब्स मिल रही थी। ये सारी चीज़ें चाइना में हो तो रही थी बट इससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। ग्रो हो भी रहा था तो 5-6% तक ही ग्रोथ हो पा रही थी, और ग्रोथ भी वहाँ हो रही थी जो मेजर सिटीज़ थी चाइना की। जो छोटी मोटी जगह थी वहाँ तो ऐसा कुछ हला भला हो ही नहीं पा रहा था। सो व्हाट दे स्टार्टेड टू डू, उनको जब भी प्रोडक्शन करना होता था या कुछ कोई भी सामान ट्रेड करना होता था तो वो क्या करते थे? फॉरेन कंट्रीज़, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं जिससे वो ट्रेड करते थे, उनसे वो कहते थे भाई आप हमें फाइट करोगे मशीनरीज़ और हम क्या करेंगे? आपके लिए प्रोड्यूस करेंगे। हम जितना प्रोड्यूस करेंगे उसका 80% तो आपको एज अ फॉर्म ऑफ कैश देंगे और 20% हम आपको जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो देंगे। तो इस हिसाब से हमारे बीच में ट्रेड रिलेशंस बिल्ड होंगे। अब जब वो फैक्ट्रीज़ लगाएंगे, वहाँ मशीनरीज़ लगाएंगे तो वो चलाना भी तो जान जाएंगे। इसी तरीके से उन्हें मशीनरीज़ चलाना आ गया एंड दे स्टार्टेड टू मेक देयर ओन मशीनरीज़, और इसीलिए सारी चीज़ें अब क्या होने लगी? मेड इन चाइना होने लगी। बट अभी भी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ग्रोथ उतनी नहीं हो रही थी। पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जा रही है बट ग्रोथ जैसा एक्सपेक्टेड है वो नहीं हो पा रही है। लास्टली हमको क्या देखने को मिलता है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, क्योंकि वो फॉलो कर रहे थे सोवियत मॉडल को। सोवियत में भी सेम चीज़ हुई थी, पहले वो एकदम से ग्रो करते हैं और फिर धीरे धीरे से डाउनफॉल में चले जाते हैं। चाइना में पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जा रही थी लेकिन हर इंडिविजुअल की जो मांग थी वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, और इसीलिए चाइना के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और फाइनली दिस लेड टू अ वॉर बिटवीन USSR एंड चाइना नोन एज साइनो सोवियत बॉर्डर वॉर 1969। ये वॉर होती है और यहीं पे हो जाता है ब्रेक डाउन ऑफ USSR एंड चाइना। दोनों के रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं। अब जब दोनों के रिलेशंस ख़त्म हो गए हैं तो US को मौका मिल जाता है चाइना के साथ फ्रेंडशिप करने का। उस टाइम पे US में एक लीडर थे निक्सॉन अपने सेक्रेटरी को हायर करते हैं किसिंगर, और उनसे बोलते हैं भाई सुनो, USSR और चाइना की लड़ाई हो गई है तो जाओ ज़रा चाइना से बात करो। अब चाइना ऐसे स्टेट में है कि उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है हमसे फ्रेंडशिप करने के अलावा, तो तुम जाओ ज़रा चाइना से बात करो और चाइना से हाथ मिलाओ। अगर चीज़ें बेहतर रहेंगी तो फिर हम उनके साथ आगे बढ़ जाएंगे। और यही एक टर्निंग पॉइंट है चाइना की हिस्ट्री में जिसने उसको रैपिडली ग्रो किया है। फाइनली निक्सॉन के कहने पे किसिंगर पहुंचते हैं चाइना और बात करते हैं चाइना के जो प्रीमियर हैं जॉन इनलाई।
उनसे जाओ इनलाई से वो बात करते हैं 1971 में, मीटिंग करते हैं कि हम आपको कैसे हेल्प करेंगे ग्रो करने में, और अब आप यूएसएसआर को छोड़ के सीधा सीधा से यूएसए के साथ मर्ज हो जाओ। जॉन इनलाई को बात समझ में आती है और वो हाथ मिला लेते हैं किसिंगर से। और फाइनली 1973 में जॉन इनलाई आते हैं 4 मॉडर्नाइजेशंस के साथ। 4 मॉडर्नाइजेशंस क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मासी। मासी क्या है, M स्टैंड्स फॉर मिलिट्री, A स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, S स्टैंड्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड I स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री। ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के साथ जोउ इनलाई प्रेजेंट करते हैं अपना प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ चाइना। नाउ द टाइम कम ऑफ 1978। अब चाइना में एक नया स्टेट हेड आता है, और कौन है ये स्टेट हेड, डेंग जाओपिंग। इन्होंने अनाउंस किया ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी क्या थी, ओपन डोर पॉलिसी बेसिकली ये थी ताकि हम हाई प्रोडक्टिविटी को जनरेट कर पाएँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा पाएँ। चाइना कभी शॉक थेरेपी में गई ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसने हर स्टेप बहुत आराम से एक एक करके रखा था। इसने पहले 1982 में क्या किया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले जो ज़मीन सरकार की होती थी, अब उसने उठा के वो ज़मीन आम लोगों को दे दी कि भाई ज़मीन तुम्हारी है, अब तुम इसमें जितनी फसल उगाओगे, जैसा काम करोगे, उस हिसाब से तुम्हें रिटर्न मिलेगा। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई चीज़ मिल जाएगी तो जहां आप 7-8 घंटे काम कर रहे होगे, वहां आप 10-12 घंटे मन लगा के बढ़िया से काम करोगे। नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 1998। उसने इंडस्ट्रीज जो पहले स्टेट की होती थी, अब उसको लोगों को दे दिया। भाई इंडस्ट्री भी आपकी है, आपका प्रोडक्शन, आपका ट्रेड, आपका सब कुछ, आप देखो क्या कैसे करना है। तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा इनपुट के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। सो ये छोटे छोटे स्टेप्स किस लिए हेल्प कर रहे थे, चाइना को इकोनॉमिकली ग्रो करने में। अब एक नया चैलेंज आता है चाइना के सामने कि यहाँ पे डॉलर कैसे लेके आएँ, बाहर की कंट्रीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें। इसके लिए उन्होंने बनाया SEZ। SEZ मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है, आप अपने किसी पार्ट में भी एक ऐसा जोन बना दो, हमने बोल दिया कि जो वेस्ट का पार्ट है वहाँ पे आप कोई भी इंडस्ट्री लगाओ, कुछ भी करो, कितना भी ट्रेड करो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, और कुछ पर्टिकुलर ईयर तक 10 साल तक नहीं लेंगे, 5 साल तक नहीं लेंगे, ऐसे अपना कोई भी एक टाइमलाइन सेट कर दो। तो भाई जब आप किसी से कोई टैक्स ही नहीं लोगे तो अदर कंट्रीज़ क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी कि अरे वाह, यहाँ तो बल्ले बल्ले हो गई कि यहाँ पे हम अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। लोगों को क्या करेंगे, फटाफट से बुलाएंगे, चीप लेबर मिलेगी, काम कराएंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन कराएंगे। तो बाहर की कंट्रीज़ को क्या हुआ कि टैक्स नहीं लग रहा है, तो बढ़िया मौका है। और चाइना को क्या हुआ कि डॉलर इन्वेस्ट होगा अब, और प्लस यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो दिस वॉज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएटेड बाय चाइना। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो डायरेक्टली होने लगी चाइना में। अब चाइना ने इतने ज़्यादा रैपिडली अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को ग्रू किया है जो शायद ही किसी और कंट्री ने कभी किया होगा। चाइना हमारी मेंबर बनती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 2001 में, और ये एक तरीके से देखें तो एक गेट ओपनिंग है फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि अब चाइना के पास इतना पैसा आ चुका है कि वो चाहे तो किसी और कंट्री में भी इन्वेस्ट कर सकती है। और अब उसने अपने पूरे दरवाजे खुले रख दिए हैं कि चाइना में रिग्रेसली कोई भी सामान आ जा सकता है और यहाँ से कोई भी सामान बाहर जा सकता है। Our next topic is what was the multiple challenges that was faced by China। अब आपको क्या लगता है कि चाइना में इतनी सारी चीज़ें हो गई, चाइना एकदम से ग्रो कर दिया, तो क्या वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम मस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चैलेंजेस उनके यहाँ भी आ रहे थे। पहला आता है अनएम्प्लॉयमेंट। हर इंसान एम्प्लॉयड नहीं था वहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आप हर इंसान को एम्प्लॉयड नहीं कर सकते। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम थी जो वहाँ पे अराइज होती है। सेकंड आता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का क्या मतलब है कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर इंसान इक्वली ट्रीट हो रहा है। वहाँ पे विमेंस की कंडीशन अच्छी नहीं थी, बिकॉज वो एम्प्लॉयड नहीं थी, उनको काम नहीं मिल रहा था, उनको बहुत जगह पे सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। कहीं कहीं पे पुअर क्लास, एलीट क्लास का भी सिस्टम आ रहा था। तो इनइक्वालिटी भी कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रही थी हमारी चाइनीज सोसाइटी में। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब भाई आप इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हो, आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप इन्वायरमेंट को हार्म करोगे, चाहे डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो। इसीलिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो करप्शन बहुत ज़्यादा होने लगी थी, क्योंकि अपने आप को ग्रो करने के लिए आप किसी का भी जैसा यूज़ हो रहा है आप उसको उस हिसाब से यूज़ करोगे। सो करप्शन वॉज प्रिवेलिंग इन चाइनीज सोसाइटी। तो दीज वर द मेजर चैलेंजेस दैट वॉज फेस्ड बाय चाइना। Our next topic is India-China relations. So we are going to talk about India और China का relationship कैसे रहा है after independence till date. So if we are talking about after independence, so India and China they both were expected to shape the future of Asia. दोनों एशिया के लिए काम करते थे कि एशिया को कैसे हम ग्रो करा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने खुद को एक टाइटल दिया था हिंदी चीनी भाई भाई। दैट वॉज वेरी पॉपुलर, बट टाइम जैसे जैसे बीतता है चाइना का जो अग्रेशन है ऑन द इंडियन बॉर्डर उसने सारी होप को स्पॉइल कर दिया, क्योंकि अब धीरे धीरे जो चाइना है वो ओवर पावर करना चाहता है इंडिया को। अब ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट क्यों होता है? इंडिया और चाइना के बीच में पड़ता है तिब्बत।
इट एक्ट्स एज अ बफर जोन। इंडिया को लगता है कि चाइना उस पर कभी भी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि बीच में तिब्बत आ रहा है। अब धीरे धीरे चाइना टेक ओवर कर लेता है तिब्बत को इन 1950। यही रीज़न होता है जो फाइनल सेटलमेंट की तरह सामने आता है, साइनो इंडिया बॉर्डर। चाइना और इंडिया दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉर्डर कन्फ्लिक्ट में 1962 में, क्योंकि अब चाइना को क्या चाहिए होता है, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन का एरिया जो कि लद्दाख में है। हाल फिलहाल में जो अक्साई चिन का एरिया है वो चाइना में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बट अभी भी कहीं ना कहीं चाइना अरुणाचल प्रदेश को भी इंक्लूड करना चाहता है। अभी तक हमारे रिलेशन चाइना के साथ बहुत ही ख़राब थे, बट धीरे धीरे जो हमारे रिलेशन है वो डिप्लोमेटिक वे की तरफ मूव ऑन करने लगते हैं 1976 से, क्योंकि अब हमारे बीच में बहुत सारी सीरीज ऑफ टॉक्स हो चुकी है रिलेटेड टू बॉर्डर इश्यूज़, और ये सारी टॉक्स दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर इनिशिएट की थी टिल 1981। हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं वो चाइना जाते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, और वहाँ के बहुत सारे लीडर्स हमारे यहाँ भी आते हैं। लाइक राजीव गांधी ने भी विजिट की थी चाइना इन दिसंबर 1988। और ये क्यों विजिट किया था, ताकि हमारे बीच के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको हम रिजॉल्व कर सकें और पीस और ट्रांजिक्विलिटी के साथ रह सकें बॉर्डर पे। बहुत सारे ऐसे अग्रीमेंट्स भी हमने साइन किए हैं जिसमें हमारे कल्चर एक्सचेंज हुए, कॉपरेशन की बात की गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई है, और यहाँ तक ये भी बोला गया है कि हम अपने बॉर्डर्स को ओपन करेंगे ट्रेड के लिए। इंडिया चाइना ट्रेड इज़ ग्रोइंग एट 30% पर ईयर सिंस 1999। बायलेटरल ट्रेड होती है, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज़ करता जा रहा है। पहले कहाँ 338 मिलियन था 1992 में, और रिसेंटली हो गया 84 बिलियन इन 2017। अगर हम देखें तो दोनों कंट्रीज़ अग्री करती हैं कॉपरेट करने के लिए एक दूसरे के साथ, और जो एनर्जी डील्स होती हैं उनको भी वो शेयर करती हैं। एनर्जी डील्स इज इक्वल्स टू न्यूक्लियर बॉम्बिंग और ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना बहुत ही चालाक कंट्री है। वो चाहती है कि सब कंट्रीज़ को वो अपने साथ मिलाए और स्ट्रॉन्ग बन जाए। लाइक उसने कई बार बांग्लादेश को भी अपने में मिलाने की कोशिश की है, म्यांमार को भी अपने में मिलाने की कोशिश की है, बट इंडिया और चाइना के बीच में कभी ऐसा वॉर नहीं हुई है, बट हमेशा कोल्ड वॉर से सिचुएशन बनी रही है, क्योंकि कभी दोनों आमने सामने नहीं आए हैं। बट इफ़ वी सी नाउ-अ-डेज़ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो इंडिया और चाइना फेस करते हैं, लाइक बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं हमारे बीच में, जो हमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं उनको भी लेके प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट जो चाइना है वो सपोर्ट करती है पाकिस्तान को, और हमें पता है कि पाकिस्तान हमारी एनिमी कंट्री है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यू इमर्जिंग पावर्स, जो अभी नई नई कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर हमारे सामने आती हैं। वन ऑफ देम वॉज जापान। आपने बहुत सारे ब्रांड्स के नाम सुने होंगे, लाइक सोनी, पैनासोनिक, सुजुकी। ये सारी फेमस कंपनीज कहाँ की हैं, जापान की है। अगर देखा जाए तो जितनी भी हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे जापान को बिलोंग करते हैं। जापान के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल है, बट उसने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस की है। जापान एक ऐसी कंट्री थी जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बॉम्बार्डिंग का शिकार बना लिया गया। इसके बाद भी जापान हार नहीं मानती है, वो अपने आप को ग्रो करती है। 1964 में जापान ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की मेंबर बनती है, और इसी के साथ साथ 2017 में ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरह हमारे सामने आती है। ये एक ऐसी एशियन मेंबर कंट्रीज़ है जो G7 की पार्ट है। G7 में जितनी भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो सारी इन्वॉल्व हैं। ये 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन है हमारे वर्ल्ड में। अगर देखा जाए तो ये 2nd लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है हमारे जो बजट है उसमें। इट कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल। अगर देखा जाए तो जापान की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी USA ने ले चुकी है, और ये अपनी मिलिट्री पे भी अच्छा खासा खर्च करती है, इसीलिए ये 7th लार्जेस्ट है GDP के मामले में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को हम बोलते हैं कोरियन पेनिनसुला। पेनिनसुला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। आफ्टर 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया डिवाइड होता है 2 पार्ट में, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया वॉज डोमिनेटेड बाय USA एंड नॉर्थ कोरिया वॉज डोमिनेटेड बाय USSR। साउथ कोरिया अपने आप को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जबकि नॉर्थ कोरिया अपने आप को बोलते हैं डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। जो लाइन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं 38th पैरेलल। आफ्टर द डिवीजन साउथ कोरिया इमर्ज होता है एज अ सेंटर ऑफ पावर इन एशिया। जो टाइम था बिटवीन 1960s से लेकर 1980s का, इन 20 सालों में साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप करता है, इकोनॉमी के मामले में, पावर के मामले में, इंडस्ट्रीज़ के मामले में, क्योंकि ये जो साउथ कोरिया है ये सिचुएटेड है नियर द हान रिवर। हान रिवर क्या है? हान रिवर एक बहती हुई नदी है, और इसके पास जब हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हमें आउटपुट मिलता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिरेकल ऑन द हान रिवर। अगर हम बात करें 1996 की, तो जैसे कि जापान मेंबर था OECD का, वैसे ही साउथ कोरिया भी मेंबर बनता है OECD का, और 2017 तक आते आते ये हमारे यहाँ 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी के मामले में सामने आता है। ये 10th है मिलिट्री के मामले में, और अपनी मिलिट्री पे काफ़ी अच्छा खर्च भी करते हैं।
इफ़ यू सी इन टुडेज़ टाइम साउथ कोरियन ब्रांड्स हमें अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लाइक सैमसंग, एलजी, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसीलिए इंडिया और साउथ कोरिया ने बहुत सारे ऐसे न्यूमरस अग्रीमेंट साइन किए हैं जो दिखाता है कि हमारे कमर्शियल रिलेशंस और कल्चरल टाइज बहुत अच्छे चल रहे हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2016 की, उसके हिसाब से जो साउथ कोरिया की रैंक है दैट इज़ 18। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छी ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लैंड रिफॉर्म्स निकाले हैं। अपनी अर्बन पॉपुलेशन को तो ये डेवलप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज मिल जाते हैं और प्लस इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही इक्विटेबल है। So this was all about the chapter Contemporary Centers of Powers. Hope you liked it. Thank you for watching. If you have any comments, any questions, kindly write it down.